Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about the atomic and ionic radii. First of all, what are atomic properties? The properties of the atoms are called atomic properties. Atom की जो properties होती हैं उन्हें हमने कहा atomic properties. These properties show a periodic variation when we proceed from top to bottom and from left to right in the periodic table. और ये जो आपकी periodic properties होती हैं ये वेरी करती हैं. कब वेरी करती हैं? जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करें या एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, तब ये आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें वेरिएशन आता है, पीरियोडिक वेरिएशन आता है. और इस वजह से ही हमने इन प्रॉपर्टीज को आपका क्या कहा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा. अब कौन कौन सी हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारी हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हमारे होते क्या हैं? Atomic radius may be defined as the distance between the nucleus and the outermost shell of the electrons. न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो दूरी है उसे हमने कहा एटॉमिक रेडियस. अब जो एटॉमिक रेडियस होता है हम उसे एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो साइज होता है एटम का वो हमारा बहुत छोटा होता है, और सेकेंडली जो हमारा एटम है उसकी एक शार्प बाउंड्री भी नहीं है. इस वजह से किसी भी एटम का एब्सोल्यूट साइज या रेडियाई मेजर करना इजी नहीं है. तो इसलिए हमने नंबर ऑफ रेडियाई लिए जिनसे हम किसी भी एटम का रेडियस डिफाइन कर सकते हैं. Thus, a number of radii have been defined for an atom depending upon the types of bonding between the atom. एटम्स के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है इसके बेसिस पे हमने रेडियाई को डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर दिया. These atomic radii therefore called as covalent radii, ionic radii, van der Waals radii or metallic or crystal radii. First, covalent radii. Covalent radius is defined as half of the distance between the nuclei of two like atoms bonded by a single covalent bond. कोवलेंट रेडियस किसे कहा हमने? दो एटम जो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए हैं. तो क्या है? दो लाइक एटम जो हमारे एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए हैं. जैसे हम इस फिगर में देखें तो एक हमारा ये वाला एटम है, एक ये वाला एटम है. तो इन दोनों के जो है न्यूक्लियस से दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो दूरी है उसे तो हमने कहा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और आपका एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी है उसे हमने कहा कोवलेंट रेडियस. तो कोवलेंट रेडियस क्या हो गया हमारा? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइक एटम्स. दो लाइक एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ कोवलेंट रेडियस है. अब यदि ये जो हमारे दो कंबाइनिंग एटम है दोनों एक जैसे ही है, A2 मीन्स दोनों एक ही जैसे हैं, तो अब हम कोवलेंट रेडियाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? RA इज इक्वल टू जो है D बाय 2. D क्या है हमारा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. तो कोवलेंट रेडियस हमारा क्या हो गया? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ. तो इस तरह से हमने उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला. तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कहा हमने? दोनों के बीच का रेडियस का सम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है. अब यदि वो जो कंबाइनिंग दोनों एटम हैं दोनों डिफरेंट हैं, तब हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि दोनों कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है तो उस केस में हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों के रेडियस का सम लेके. लेकिन यदि दोनों कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है उस केस में हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस केस में हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे. D इज इक्वल टू RA प्लस RB, दोनों का रेडियस का सम, माइनस 0.09 XA माइनस XB. XA और माइनस XB क्या है? दोनों कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस. नेक्स्ट, van der Waals radius. van der Waals radius क्या है? इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स. तो van der Waals रेडियस क्या हो गया? जैसे हमारा ये दो मॉलिक्यूल हैं, तो ये दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं,
तो उनके दोनों के न्यूक्लियस के जो बीच की दूरी है वो तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और उसका जो हाफ है वो है हमारा वेंडरवॉल रेडियाई। तो वेंडरवॉल रेडियाई क्या हो गया? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये वेंडरवॉल इंटरेक्शन है क्या? When two molecules approach each other without forming a chemical bond, there will be a slight attraction between them due to mutual distortion of their electron cloud. जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, मीन्स तब तक उनमें यदि कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, तो दोनों के बीच में क्या है, एक स्लाइट अट्रैक्शन होता है। उस स्लाइट अट्रैक्शन को हमने कहा वेंडरवॉल इंट्रैक्शन। वो होता क्या है बेटा? जो वेंडरवॉल इंट्रैक्शन एक्चुअली हमारा वेंडरवॉल इंट्रैक्शन जो है हमारा, वो आपका एक न्यूक्लियस के एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस का दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, इसी तरह से दूसरे के न्यूक्लियस का पहले के इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है, इसे हमने कहा वेंडरवॉल इंट्रैक्शंस। तो वेंडरवॉल इंट्रैक्शंस हमारे बेसिकली क्या हो गया? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह ले तो ये हमारा वेंडरवॉल इंट्रैक्शंस है। नेक्स्ट, मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक रेडियस क्या है हमारा? इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ मेटल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल रेडियाई। तो मेटालिक रेडियस क्या है? दो मेटल एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ हमारा मेटालिक रेडियस है। तो जो मेटालिक रेडियस होते हैं वो कंपैरेटिवली कोवेलेंट रेडियस से का जो वो बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज द बॉन्डेड मेटल एटम्स इन द मेटल क्रिस्टल लेटिस आर नॉट सो क्लोज टू ईच अदर एज दे आर इन कोवेलेंट बॉन्ड। जितने पास कोवेलेंट बॉन्ड में एटम एक दूसरे के पास होते हैं, इतने मेटालिक बॉन्डिंग में नहीं होते। इस वजह से जो मेटालिक रेडियस होता है वो करस्पॉन्डिंग कोवेलेंट रेडियस के कंपैरिजन में बड़ा होता है। Next, ionic radius. Ionic radius is defined as the distance between the nucleus of an ion and the point up to which the nucleus has influence on its electron cloud. तो ionic radius क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जितना हमारा डिस्टेंस है, जितना मतलब जहां तक हमारा न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक अट्रैक्शन पहुंच पा रहा है, वहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने कहा आयनिक रेडियस। अब जो कैटायंस होते हैं हमारे, उनका रेडियस पेरेंट एटम के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों होता है? In the cation formation with the loss of electrons, number of electrons decreases whereas effective nuclear charge remains the same. जब किसी पेरेंट एटम से कोई कैटायन बनता है, कैटायन कब बनता है? जब कोई जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके प्रोटॉन्स एज इट इज सेम रहते हैं, मीन्स उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है। दस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब आपका पर इलेक्ट्रॉन जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या है, जो है न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस जो और ज़्यादा हमारा बढ़ता जा रहा है, और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे वो अट्रैक्शन और ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा है, तो उनका साइज जो है छोटा होता जा रहा है। जैसे हम फिगर में देख रहे हैं, ये सोडियम एटम है और ये सोडियम आयन है। तो सोडियम एटम के कंपैरिजन में सोडियम आयन का साइज जो है छोटा है। इसी तरह से यदि हम मैग्नीशियम को देखने लगे तो इसका भी जो कैटायन है उसका साइज जो है पेरेंट एटम के कंपैरिजन में कम है। इसी तरह से जो हमारे एनायंस होते हैं उनका रेडियस पेरेंट्स एटम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? Because in the anion formation with the gain of electrons, number of electrons increases whereas nuclear charge remains the same. जब हम एनायन कैसे बनता है? जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन तो वो गेन करता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है। दस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज है, इसलिए हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है पर इलेक्ट्रॉन्स हमारा घटता जा रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे कि वो न्यूक्लियस से दूर दूर जा सकते हैं, तो हमारा क्या है, उसका रेडियस जो है एनायन का बढ़ता जाता है। तो फिगर में हम देख रहे हैं ये हमारा फ्लोरीन एटम है, ये फ्लोरीन आयन है। तो फ्लोरीन का जो एनायन है उसका साइज जो है फ्लोरीन से आपका ज्यादा है। नेक्स्ट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज विच हैव
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफर इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं? वो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन वो प्रोटॉन्स में डिफर करते हैं। द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो साइज है वो घटता रहता है। जैसे हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ये हमारे चार वो हैं, एक कैल्शियम आयन, एक पोटेशियम आयन, एक क्लोराइड आयन और एक अर्गन। इन्हें हमें साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब जो कैल्शियम होता है इसका हमारा क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 20। अब Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 18। पोटेशियम का होता है 19, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका 18। जो क्लोराइड है इसका होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका भी 18 हो गया। अर्गन का ऑलरेडी 18 ही होता है। तो सबके सब में क्या है, आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स सेम है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम इनका साइज कैसे दे दें, देखें। अभी हमने स्टडी किया कि जो कैटायन होता है उसका साइज जो है पेरेंट एटम के कंपैरिजन में कम होता है और एनायन का ज्यादा होता है, तो कैटायन का साइज हमारा कम होगा। अब प्लस जो है चार्ज है, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है तो आपका जो है साइज घटता रहता है। तो इन दोनों में इसका चार्ज ज़्यादा है पोटेशियम के कंपैरिजन में, तो सबसे छोटा साइज जो है कैल्शियम आयन का है, उसके बाद पोटेशियम का। अब चूंकि एनायंस का साइज ज़्यादा होता है आपका पेरेंट एटम से, तो इलेक्ट्रॉन्स तो सबके बराबर है, तो एनायन का साइज ज़्यादा होता है, तो इसलिए फिर नंबर आता है हमारा अर्गन का और उसके बाद सबसे लास्ट में क्लोराइड। तो सबसे छोटा साइज कैल्शियम आयन का है, फिर पोटेशियम, फिर अर्गन, और सबसे बड़ा साइज जो है वो क्लोराइड एनायन का है। अब क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के? पीरियड में क्या ट्रेंड होता है, ग्रुप में क्या ट्रेंड होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन इन ए पीरियड में एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कैसे वेरी करेंगे? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बोथ डिक्रीजेज एट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हमारे घट जाते हैं। क्यों घट जाते हैं? बिकॉज each incoming electron is entering to the same valence shell। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो सेम वैलेंस शेल में आ रहा है, बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़े जा रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन के वजह से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़े जा रहा है, लेकिन जो इनकमिंग आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो सेम वैलेंसी शेल में आ रहा है। जैसे हम इन दो एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। ये एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और लास्ट वाली में 2। इसी तरह से एल्युमिनियम की पहली में 2, दूसरी में 8, लास्ट वाली में 3। अब 13 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 13। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा सेम सेल में बढ़ता जा रहा है। इसमें एम वाली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एम वाली में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सेम सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, शेल नहीं बढ़ रही। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन 12 है, प्रोटॉन भी 12 है। इसी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन 13 है तो प्रोटॉन भी 13 है। तो आपका जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो आ तो सेम सेल में रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो है आप इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जो है आपका सेम सेल में आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से जैसे ही हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हमारे जो है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो घटते रहते हैं। नेक्स्ट, वेरिएशन इन ए ग्रुप। Atomic and ionic radii both increases as the atomic number increases from top to bottom in a group। जैसे ही एक ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ को चलते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है हमारे वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? एज वी मूव डाउन इन ए ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विच एक्सपेक्ट द डिक्रीज इन साइज। जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या है, इफेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से हमारा साइज छोटा हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली साइज ऐसा होता नहीं है। क्यों साइज छोटा नहीं होता? क्योंकि जो हमारे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट अगली शेल में आ रहे हैं, तो हमारी शेल बढ़ रही है, तो शेल बढ़ने की वजह से उसका साइज बढ़ रहा है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसकी वजह से साइज छोटा नहीं होगा। As we move down in a group, the nuclear charge increases, which expect the decrease in size. But along this, number of shells also increase। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो number of shell भी बढ़ती जा रही है, and the extra electrons that are added go to the next shell। और जो extra electron हम add कर रहे हैं वो next shell में जा रहा है। Consequently, the distance of the outermost electron from the nucleus gradually increases डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप में हमारा क्या है,
जो है वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस वजह से हमारा जो है उसका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी बढ़ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। थैंक यू।